देखिए, हमारा जो दिमाग है, ये जो पैगाम हमारी बॉडी को देता है, ये नर्व्स के थ्रू देता है। यानी आप दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मेरा हाथ ऊपर उठना चाहिए या मुझे इसको पकड़ना चाहिए, तो ये मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स में आता है और फिर ये नर्व्स हमारी इस हाथ को पकड़ती हैं और इस चीज़ को पकड़ के तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिखना शुरू कर देगी। तो इसलिए जो हमारी ब्रेन की कम्युनिकेशन होती है टू आवर बॉडी, वो थ्रू नर्व्स होती है और हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यानी हमारे हराम मगज के थ्रू ये नर्व्स निकलती हैं। हमारी नेक में मोरे होती हैं, उनके दरमियान से नर्व्स निकल रही होती हैं जो हमारे बाजुओं को कंट्रोल करती हैं। उससे नीचे आप आ जाएं तो हमारी चेस्ट को कंट्रोल करती हैं। उससे नीचे लंबर रीजन आ जाता है जो हमारी टांगों को कंट्रोल करती है, हमारी पैरों को। तो ये एक निज़ाम है। अब इसकी जो बीमारियां हैं, अगर तमाम जो नर्व्स हैं हमारी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएं, तो इसको हम पोली न्यूरोपैथी कहते हैं। यानी नर्व्स की जो इंजरीज होती हैं उनको हम, इंजरी से मतलब ये होता है उसकी जो बीमारियां होती हैं उनको हम न्यूरोपैथी। एक तो है ना कि इंजरी हो गई, मिसाल के तौर पे आपको शीशा लगा, खुदा न खास्ता कोई चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, ये नर्व कट गई। ये जब आपकी नर्व कट गई तो आपकी हाथ की मूवमेंट खराब हो गई। तो ये एक आइसोलेटेड नर्व इंजरी है। इसको मोनोन्यूराइटिस भी आप कह सकते हैं। यानी मोनो का मतलब एक होता है। यहाँ पे बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से एक नर्व आपकी, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो सकता है, यहाँ पे कोई और। अगर आपकी एक नर्व के ऊपर चोट आती है तो सिर्फ वो नर्व आपकी, या बीमारी होती है तो वो इफेक्ट होगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ क्लासिकल बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर सारी नर्व्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिनको फिर हम पोली न्यूरोपैथी कहते हैं। पोली का मतलब है बहुत सारी, एंड न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व्स की बीमारी। अब इसको शुरू करती हैं। सबसे जो कॉमन पाकिस्तान में हमने देखी है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। जो हमारे शुगर के मरीज होते हैं, ये अगर शुगर बहुत अरसे तक रहे और कंट्रोल ना हो, तो इससे फिर उनकी जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं, इन दोनों में सुनसनाहट आ जाती है, ये सुन होना शुरू हो जाती है, नमनेस आना शुरू हो जाती है, महसूस करने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। नज़रिया ये निकलता है कि जब टांगों में, पैरों में महसूस होने की सलाहियत कम होगी, तो ऐसे लोग जब जूते पहनते हैं, अगर जूते में कोई कील हो या कोई और चीज़ हो, वो इनको चुभती है, इनको महसूस नहीं होती और पैरों में ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी, मोस्ट कॉमन। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, उनके हाथों के अंदर ये नमनेस होती है और वो जब किसी चीज़ को छूती है, महसूस करते हैं, तो एग्जैक्टली 100% उनको वो फीलिंग नहीं मिलती। तो डायबिटीज़ जो न्यूरोपैथी होती है उसके अंदर हाथ, लेकिन ज़्यादातर पैर, ये इफेक्ट होती है। फिर चूंकि इनके अंदर पोजीशन सेंस का प्रॉब्लम आता है, जब ये खड़े हों तो इनका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब होता है। और हमारे यहाँ बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, आपने भी सुना होगा, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। और डायबिटिक फुट में सबसे बड़ी मिसाल यही होती है कि सेंसेशंस नहीं होती। हत्ता कि आप हैरान होंगे, बाज़ औक़ात ये सेंसेशन इतनी कम हो जाती है कि आपकी फुट का फ्रैक्चर हो जाता है। आपको कोई मोच आई, हड्डी टूट गई और आपको दर्द नहीं हुआ और आपको पता ही नहीं चला। सो दैट इज़ ऑल्सो इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो डायबिटीज़ की जो पेशेंट्स होते हैं, उनको चाहिए कि अपने पैरों को हर रोज़ चेक किया करें। इसी तरह उनको साफ रखा करें, उनको क्लीन रखा करें और ये देखते रहा करें कि उनके अंदर मूवमेंट है या नहीं। अगर मूवमेंट नहीं है तो एक्सरसाइज करते रहा करें, अपने पैरों को यूं करते रहा करें ताकि उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो और उनकी मूवमेंट ठीक हो, कॉन्ट्रैक्चर उनके अंदर डेवलप ना हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद फिर B12 न्यूरोपैथी होती है। अगर विटामिन B12 की आपकी कमी हो, उसकी वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। उसके अंदर भी आपकी सेंसेशन इसी तरह पैरों के अंदर कम हो जाएगी, इसी तरह आपकी पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए दैट इज़ अनदर कॉज। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे
तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो न्यूरोपैथीज़ हो रही हैं, तो वो ये आपका विटामिन B12 लेवल एंड विटामिन D ओवरऑल ज़रूर चेक करेगा। फिर उसके बाद जो आपकी डायबिटीज़ कॉमन है, जो आपकी न्यूरोपैथीज़ कॉमन है, उनके अंदर एक बड़ी इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपैथी होती है जिसको GB सिंड्रोम कहते हैं, गियोन बरे सिंड्रोम, GB सिंड्रोम। अब आपको ये लफ्ज़ को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि इसमें होता क्या है। आम तौर पे ये उन लोगों को होता है, या छोटे बच्चे होते हैं या बड़ी उम्र के लोग, या जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता। बच्चों में जो मैंने देखी है उनमें ज़्यादातर ये होता है कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, खेलते खेलते एकदम गिर गया, घर में आया, माँ बाप को कहा कि जी मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी टांगों में ताकत नहीं है। माँ बाप ने कहा चल के दिखाओ, लंगड़ा के चल रहा। दूसरे दिन पता लगा कि चलना ही छोड़ दिया उसने। तीसरे दिन पता लगा कि हाथ भी कमज़ोर हो गए। चौथे दिन पता लगा कि हो सकता है सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो, आंखें भी के पट्टे भी कमज़ोर हो गए। सो दिस इज़ अ बीमारी, अ डिसीज़ जो असेंड कर रही होती है, और ये वायरल बीमारी होती है और इसको GB सिंड्रोम कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए जानलेवा हो, कईयों में सिर्फ टांगों में कमज़ोरी करके 1-2 दिन में रह के ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है। कईयों में ये बढ़ती जाती है, और अगर ये बाजुओं तक चली जाए और सांस तक चली जाए, देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। इसके अंदर फिर वेंटिलेटर तक भी जाना पड़ता है, और इसके ट्रीटमेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगानी पड़ती हैं, स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपके फिजिशियन पे, लेकिन ये भी एक न्यूरोपैथी की किस्म है। और मैंने आमतौर पे देखा है कि न्यूरोपैथी में ये जो गियोन बरे सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ना करे इतने सीरियस नहीं होते। इनमें से वास्ट मेजॉरिटी ठीक होके बगैर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाए हुए या वेंटिलेटर पे जाए हुए घरों में चली जाती है। कईयों को तो ये होती है, उनको पता भी नहीं चलता और ठीक भी हो जाती है। कईयों में कमज़ोरी रह जाती है, और जिनमें कमज़ोरी रह जाती है उनके अंदर फिर फुट ड्रॉप होता है, क्योंकि उनका पाँव ऊपर उठना मुश्किल होता है, तो जब वो चलते हैं तो पाँव घसीट के चलते हैं। इस सूरत में फिर आपको रिहेबिलिटेशन के तौर पे इन पेशेंट्स को स्प्लिंट्स देने पड़ते हैं, AF4 जिसे कहते हैं वो देना पड़ता है, ताकि चले तो इनकी रोड क्लियरेंस ठीक होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी कॉमन कॉज है। फिर उसके बाद एक टॉक्सिक न्यूरोपैथी होती है। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिन्होंने कुश्ते खाए। हमारे कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मेटल्स के कुश्ते बने हुए होते हैं, वो खाते हैं, उनसे या किसी और ऐसे खाने पीने की चीज़ से जो पॉइजनस हो सकती है, उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरोपैथी पैदा हो सकती है, जिसको टॉक्सिक न्यूरोपैथी कहते हैं। फिर इसी तरह कुछ न्यूरोपैथीज ऐसी होती हैं जो कंजेनिटल होती हैं, जिनमें जो सबसे कॉमन मैं देखता हूँ उसको हम कहते हैं शॉर्कोट-मेरी-टूथ डिजीज़। ये हमारे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप महसूस करते हैं कि ये जब चलते हैं तो अपने पाँव सीधे नहीं रखते, बल्कि चलते हुए इनको पाँव उठाना पड़ता है, ये घसीट के चलना पड़ता है, या पाँव थोड़े से टेढ़े होते हैं इनके। और फिर माँ बाप ये देखते हैं कि इनकी टांगें पतली हैं, पट इनके जो थाइज हैं वो ठीक हैं, टांगें इनकी पतली हैं। इन बच्चों के अंदर जो है फिर हम एक टेस्ट होता है जो करते हैं, विच इज़ कॉल्ड EMG NCS, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज़। उससे फिर पता चल जाता है कि ये असल बीमारी कौन सी है, कौन सी न्यूरोपैथी है भी या नहीं है, और ये प्रोग्रेसिव होती है। और इस न्यूरोपैथी को देखिए, ये इनका फिर इलाज नहीं है। अगर आप ये कहें ना क्योर है कि किसी को शॉर्कोट-मेरी-टूथ डिजीज़ या न्यूरोपैथी हो गई है तो ये 100%, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो मेडिसिन विच कैन ट्रीट और क्योर, लेकिन इसके फिर रीहैब स्टेप्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कई दफ़ा लोग जो प्रिस्क्राइबर होते हैं उनको पता नहीं होता, और वो मिसाल के तौर पे मेरा एज ए रीहैब कंसल्टेंट, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिनको शॉर्कोट-मेरी-टूथ डिजीज़ होती है उनको ब्रेसेस
लेट से लेट देना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेस दे देंगे तो उनकी जो वीकनेस होती है वो जल्दी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को आप हाई टॉप जॉगर्स दें, आम जॉगर्स, उन्हें के पाँव से लगाना चलें, जॉगर्स दें। उसके बाद फिर आप देखें कि कौन सी ज़रूरत है ब्रेस की कि नहीं। इवन समटाइम्स यू नीड अ सर्जिकल करेक्शन ऑफ दोज पेशेंट्स, then you should have a medical board and a discussion with an orthopedic surgeon and then make a decision, not all by yourself. तो इसलिए ये मुख्तलिफ अक़साम की न्यूरोपैथीज़ हैं। एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि याद रखिएगा, अगर मसल की बीमारी होगी यानी पट्ठों की बीमारी होगी तो वो हमारे जिस्म के बड़े पट्ठों पे ज़ाहिर होगी। मसलन बैठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, बाजुओं को ऊपर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ये मायोपैथीज़ है, मसल की बीमारियां। अगर किसी को न्यूरोपैथी है तो इसका मतलब है कि जो हमारी लिम्स हैं उनका जो डिस्टल पार्ट है, यानी हमारे मिसाल के तौर पे बटन खोलना मुश्किल हो जाएगा, कोई चीज़ को पकड़ना मुश्किल, जो फाइन वर्क है ये अगर इफेक्ट होगा तो ये न्यूरोपैथी होती है। और न्यूरोपैथी में सेंसेशन भी इफेक्ट होती हैं, और अगर बड़े पट्टों के अंदर कमजोरी होती है तो ये मायोपैथी होती है। थैंक यू।